बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वही तो सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे वो था चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का। तो उसमें हमने जो लास्ट लेक्चर तक किया था वो तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आज जो है वो हम बेसिकली जिस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं वो है हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ डिस्क एंड हुक। तो सबसे पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ये तो हमें पता चल गया कि अभी वो एनर्जी है जो रोटेट कर रही है बॉडी, उसकी होती है, ठीक है। उसकी भी काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि हम सर्कुलर मोशन को स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली डिस्क एंड हुक की हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले देखना कि वो क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्क क्या चीज़ होती है और हुक क्या, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो डिस्क असल में जिस तरह आपका 5 रुपये का सिक्का हो गया है, कोई भी सिक्का हो गया है, जो अंदर से फिल होता है इनर से, ठीक है, और वो क्या होता है, अंदर से फिल होता है, वो खाली नहीं होता। जैसे आपको ये नजर आता है कि पूरा का पूरा फिल है 5 रुपये का सिक्का, अंदर से खाली नहीं होता। तो हुक जो है वो बेसिकली आपकी अंदर से खाली होती है। जैसे आपका पाइप हो गया, या ज़्यादातर हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो आप लोग रिंग वगैरह उंगलियों में पहनते हो, ठीक है, वो हुक की शेप की है। इनके साइज सेम हो सकते हैं, ठीक है। ये अंदर से आपको नज़र आ रहा है जैसे कि इधर जो क्वेश्चन मार्क लगाया कि ये खाली है अंदर से, और डिस्क जो अंदर से खाली नहीं है। तो बेसिकली हम इन दोनों की जो है काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करेंगे कि भाई क्या होगी, इनकी क्या फ़र्क होगा इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी। तो यही वही एग्जाम्पल कि डिस्क और हुक, आपका सिक्का बच्चे, ठीक है, एक ये डिस्क है आपकी, ठीक है, जो आपका सिक्का होता है ये डिस्क है, और जो रिंग वगैरह आप यूज़ करते हो ये आपकी हुक के कैटेगरी में आ जाती है। तो हम लोग का जो टारगेट इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ है कि भाई हमारा ये क्वेश्चन अगर आपको पेपर में वैसे आ जाता तो किस शक्ल में या क्या स्टेटमेंट होगी। तो क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुक। इस तरह क्वेश्चन ये आ सकता है, या ये आपको ये कैलकुलेट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ डिस्क एंड हुक। स्पीड आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और फिर स्पीड भी फाइंड करना है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी से हम लोग स्पीड इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि के काइनेटिक एनर्जी में आपको वेलोसिटी पता है कि शामिल होती है। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पता चल जाए तो हम उधर से वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो सेम चीज़ इस तरह के पहले हम काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, इस क्या इक्वेशन है, क्या कैसे फाइंड की जा सकती है, और फिर हम लोग इनकी स्पीड भी फाइंड करेंगे। इसके बाद जो टारगेट है हमारे बेटे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले हमने फाइंड करना है, ठीक है। फिर वो क्या होगा, डिस्क के लिए अलग फाइंड करेंगे और हुक के लिए अलग फाइंड करेंगे। इसके बाद बेटे हम लोग स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करेंगे दोनों की, ठीक है, डिस्क की और हुक की। इन दोनों की वेलोसिटी में फ़र्क क्या होता है अगर हम इनको इकट्ठा कहीं पर फेंकें, और फिर उनको आपस में कंपेयर करेंगे किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और किसकी वेलोसिटी कम। तो जो वही इक्वेशन जो आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की, वही बेटा जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिराइव भी की थी कि 1/2 इनर्शिया इंटू ओमेगा स्केयर, एंगुलर वेलोसिटी का स्केयर हो गया। तो सबसे पहले जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी द डिस्क है हम वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कहता है कि जो इक्वेशन है आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की जो हमने डिराइव की थी वही होगी। इसमें हमें क्या करना होगा, सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो हमें अगर वैल्यूज़ किसी तरह पता चल जाए इनर्शिया ऑफ द डिस्क की और एंगुलर वेलोसिटी की, तब इशू आ गया, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी तो हमें देख लिया कि हमें पता है कि हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इनर्शिया का मसला है, जिस तरह आप लोगों को मैंने पीछे टॉपिक के बिल्कुल स्टार्ट में बताया भी था कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट इनर्शिया होते हैं। तो जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बेटा अगर आपको ये टेबल आपकी बुक में भी बना हुआ है तो यहाँ पर आप देख लो कि ये जो है ये आपका क्या है, ये बेसिकली आपका डिस्क का या सिलेंडर का इनर्शिया है, और उसकी वैल्यू क्या दी हुई है नीचे देखें, 1/2 mr का स्केयर। वही वैल्यू हम 1/, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की 1/2 mr स्केयर जो है वो बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम अपनी इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास देखेंगे कि रिजल्ट जो है, अब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है डिस्क की होगी है। रीज़न कि हमने बेसिकली जो जर्नल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन थी उसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिस्क का, ठीक है। याद रखिएगा कि ये वैल्यू आपने याद रखनी है कि 1/2 हाफ mr स्केयर जो है ये डिस्क का इनर्शिया है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमारे पास ये आ गया, इसको अगर सॉल्व मल्टीप्लाई कर लेते हो तो 1/4 mr स्केयर हमारे पास जो है स्केयर इंटू ओमेगा स्केयर जो है ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, किसकी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई डिस्क की, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर अगर गौर करो तो ये वैल्यू जो है आप लोगों को एक रिलेशन अगर याद हो पीछे से कि वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा से, ठीक है। तो अब दोनों का स्केयर लो तो v स्केयर इंटू आर स्केयर ओमेगा स्केयर हमारे पास बन जाएगा। तो गौर करो ये जो वैल्यू आपकी, ठीक है, आर स्केयर ओमेगा स्केयर, ये v का स्केयर नहीं बन रहा। तो यही इन दोनों की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है डिस्क की वो आ गई 1/4 mv स्केयर का इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ठीक है।
कि इसमें जो हमारे पास वेलोसिटी है वो लीनियर वेलोसिटी है। हमने इनर्शिया की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको लीनियर इन टर्म्स ऑफ लीनियर जो आपके वेलोसिटी है उसमें हमने एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली। तो ये तो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बच्चे किसकी, डिस्क की, ठीक है। ये डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट हम अब देखेंगे हूप के लिए कि हूप की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी। सेम वही इक्वेशन है बच्चे, सिर्फ क्या होगा कि हमने इनर्शिया की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अभी इधर जो चीज़ याद रखनी है और जेन में भी रखने वाली है कि बच्चे डिस्क का इनर्शिया अलग होता है और हूप का इनर्शिया जो है वो आपका अलग है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फर्स्ट पे ए पे है, ये बेसिकली आपको दिया हुआ है बेटे किसका, हूप का इनर्शिया। तो वो क्या वैल्यू है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। और ये जर्नल आप जो इनर्शिया की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू यूज़ करते हो ये वो भी है। बेसिकली ये हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो कहता है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो वही हमारे पास हूप के लिए जो काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको पता है कि भाई जर्नल इक्वेशन हमारे पास आ गई 1/2 एम आर स्क्वायर, उसी तरह जिस तरह डिस्क के केस में आई है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह पर वी स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रख देंगे इधर। तो हमारे पास ये आ गई बच्चे, ये इक्वेशन जो आई है हमारे पास ये 1/2 एम वी स्क्वायर जो है ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हूप है। वो अलग बात है कि जर्नल वही रिलेशन है जो आम हम काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये स्पेसिफाई किया है क्योंकि हमने इनर्शिया की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद फाइंड की है ये किसकी है, ये हूप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला जो पूरा होगा कि हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क की भी फाइंड कर ली और हूप की भी फाइंड कर ली। नेक्स्ट बचे है हमारा कि वेलोसिटी का, कि हम लोगों ने जो है वो वेलोसिटी भी फाइंड करनी है किसकी, डिस्क की और हूप की, और फिर उनको आपस में हमने कंपेयर भी करना है कि इनका किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो इसका जो क्वेश्चन है आपका वो जो वेलोसिटी के लिए लागू कहता है कि आप डिस्क एंड हूप स्टार्ट फ्रॉम द मूविंग ड्रम फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एट द सेम टाइम। कहता है कि अगर हम एक हूप को और एक डिस्क को इकट्ठा छोड़ें एक टॉप ऑफ द इंक्लाइंड किसी ढलवान से, तो कहता है बताओ कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है। तो इसमें यहाँ फिर आपको ये पूछ सकता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए इक्वेशन निकालो किसकी, हूप की और डिस्क की, कब कि जब वो एक इंक्लाइंड या ढलवान से नीचे बॉटम की तरफ आ रहे हैं। तो कहता है कि भाई आप कंसीडर कर लो कि आपके पास एक डिस्क है और एक हूप है, ठीक है, और दोनों कहता है कि क्या एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक ढलवान से, और उस ढलवान की हम कह देते हैं कि बेटे कुछ ना कुछ हाइट है, एच हमने हाइट कह दिया। तो कहता है आपने क्या किया कि भाई आपने उसको एक ख़ास हाइट एच से, ठीक है, एक ख़ास हाइट एच से जो है डिस्क को और हूप को दोनों को छोड़ा है। तो क्या होगा, कहता है कि उनके मोशन में, अब आपको भी पता है जो कल आपको बताया भी था कि बेटा जो चीज़ रोटेट कर रही होती है या इंक्लाइंड से नीचे आ रही है तो वो रोटेट भी कर रही है और बेटे वो ट्रांसलेट भी कर रही है, वो सीधा भी मूव कर रही है और रोटेट भी अपने ही एक्सिस के गिर्द वो रोटेट भी कर रही है। सेम चीज़ कि बेटा इन दोनों की ट्रांसलेटरी मोशन भी होगी और इनकी रोटेटरी मोशन भी होगी, ये रोटेट भी करेंगी दोनों, ठीक है, डिस्क और हूप भी, और ये ट्रांसलेट भी करेंगे, मतलब सीधा नीचे को भी डिस्टेंस कवर करेंगी और एक अपने एक्सिस के गिर्द घूमेंगी भी। तो अगर हमने कंसिडर कर लें कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ तो टोटल काइनेटिक एनर्जी डिस्क की या हूप की जब ये बॉटम पे पहुंचेगा वो इक्वल होगी बेटे किसके, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के। जितनी एनर्जी उसकी हाइट पर हमने लेके जाने के लिए स्टोर की थी, ठीक है, उतनी ही क्या होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर वो स्टोर हो जाएगी। तो इसका मतलब जो आपने 4th चैप्टर में किया भी था कि बेटे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी है तो जितनी एनर्जी उसमें स्टोर होगी वही सारी की सारी एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं, आपको कल के लेक्चर में लास्ट में मैंने बताया भी था कि जो टोटल इसकी एनर्जी होगी वो क्या होगी असल में, कि वो पोटेंशियल एनर्जी जो हमने बिल्कुल एक हाइट पे स्टोर की है उसमें वो क्या होगा, सम होगा इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का और इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक का, कि इन दोनों को ऐड करें। या सादा सी जुबान में हम ये भी कह सकते हैं कि असल में ये पोटेंशियल एनर्जी ही है जो एक हाइट के ऊपर जो कि चेंज हो रही होगी किसके अंदर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में भी और बचे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी। तो अगर हमारे पास ये टोटल दोनों एनर्जीज इक्वल आ गई तो हम आसानी से इनकी वेलोसिटीज़ को भी फाइंड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द डिस्क एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, कि जब वो हमने ऊपर से छोड़ी है तो बॉटम पे के नीचे आने के बाद जो है उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी पता चल जाएगी तो बेटा काइनेटिक एनर्जी पता है तो हमें वेलोसिटी का पता चल जाएगा। तो इक्वेशन हमें पता है कि वो एनर्जी कहाँ से ले रहा है क्योंकि हमने उसको हाइट पर खुद पहुँचाया था, ठीक है, इसको खास हाइट एच पे खड़ा है तो बेटा हम दोनों को, डिस्क को और हूप को, हम खुद उस हाइट पर छोड़ के आए हैं। तो इसका मतलब हमने उस पर वर्क किया, उसमें हमने एनर्जी स्टोर कर दिया और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बेटे होगी mg h की शक्ल में,
ठीक है। तो यही एनर्जी असल में काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो रही होगी। यही इस इक्वेशन में कहा गया कि अगर हम दोनों काइनेटिक एनर्जीज को ऐड अप कर लें तो वो बिल्कुल उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ही आएंगे आंसर। तो हम लोगों ने हमें पता है कि जो पीछे कैलकुलेट करके हैं अभी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिस्क की, वो क्या थी, वो 1/4 mv² थी, ऐसे ही है। अब हमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का भी पता है कि वो क्या होती है, वो बेटा 1/2 mv² होती है, ठीक है। आम जो हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन यूज़ करते हैं दे आर एक्चुअली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, स्ट्रेट एक्स लाइन में मोशन हो रहा होता है। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास अगर देखो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, mgh, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/4 mv², किसके लिए, डिस्क के लिए, ठीक है। आमतौर पर नहीं, ये 1/4 वैसे हम 1/2 mv² होती है काइनेटिक एनर्जी की क्वेश्चन ये कि, लेकिन ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है किसकी, डिस्क की। वो हम पीछे कैलकुलेट करके हैं तो आपको पता है कि भाई ये क्यों हमने 1/4 mv² पुट किया। इसके बाद जो नेक्स्ट है बेटे वो है हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसको ज़रा mv² दोनों में से कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लिया, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 3/4 बन गया, ठीक है, 3/mv²। अब याद करो कि मैथ्स बच्चे सेम है, इधर भी मैथ्स है और इधर भी मैथ्स है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास gh × 3/4v² है। तो यार हमारा टारगेट जो है वो बेटे हमें क्या फाइंड करना है, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी के लिए आपके पास बचे v² = 4/3, क्योंकि वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 3/4 है इसको इक्वल की दूसरी साइड पर, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी, जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब आपको v चाहिए, v² नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो बेटे ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई है डिस्क की, कब, जब वो बेटे बॉटम पे पहुंच चुका है ऊपर से। तो इतनी वेलोसिटी है। तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी हाइट वैल्यू पता हो, और g की वैल्यू तो आपको भी पता है कि बेटे कॉन्स्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो g की वैल्यू तो आपको पता है कि ये 9.8 मीटर/सेकंड का स्क्वायर होता है। तो कहता है हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आसानी से जो है डिस्क की वेलोसिटी पता चल जाएगी कि जब एक इंक्लाइंड प्लेन से डिस्क जो है वो नीचे पहुंचेगी तो उसकी बॉटम के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, वो इस फार्मूले से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। सेम चीज़ बच्चे हम लोग करेंगे किसके साथ, हुप के साथ। तो वही डायग्राम है बेटा, सिर्फ हमने हुप है तो सेम हाइट के ऊपर हमने इसको रखा हुआ था, जिस हाइट पे वो डिस्क थी सेम हाइट पे थी, ठीक है। तो वही बच्चे इक्वेशन है हमारा। क्या आएगा कि हमें बेसिकली इधर जो काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो यूज़ करनी पड़ेगी हुप के लिए, और वो हम पीछे कैलकुलेट करके आए थे 1/2 mv² होती है, ठीक है। यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हाफ हाफ है, तो बेटा आपको भी पता हाफ और हाफ को जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो m जो है वो m से कैंसिल हो गया, v² बच गया, और हमें v² नहीं चाहिए, हमें v चाहिए सिर्फ। तो बेटा वही काम कि आप क्या स्क्वायर रूट लो दोनों तरफ, ठीक है। तो आपने जब स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ तो बच्चे स्क्वायर जो है वो v के साथ कैंसिल हो गया, और हमारे पास हुप की वेलोसिटी जो है वो आपके पास फाइनली आ गई। तो इस तरह हम लोगों ने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है डिस्क की भी फाइंड कर ली, हुप की भी फाइंड कर ली, और जब काइनेटिक एनर्जी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी से हमने उनकी वेलोसिटीज़ भी फाइंड कर ली कि हुप की वेलोसिटी क्या होगी और डिस्क की वेलोसिटी कहाँ होगी जब वो बच्चे कहाँ होगा, बॉटम पे पहुंचेंगे। जब वो बॉटम पे, मतलब आपने यहाँ से छोड़ दिए दोनों जब नीचे पहुंचेंगे तो बॉटम पे पहुंच के डिस्क और हुप की दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी, वो सिंपली हम इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। अब बारी आ गई इनको कंपेयर करने की। क्या हमने क्या करना है, हमने इनको कंपेयर करना है। तो डिस्क की वेलोसिटी हमने भी फाइंड की है, इसी तरह हुप की वेलोसिटी का भी पता है इक्वेशन का क्या है, ठीक है। तो कहता है कि भाई अगर एक खास हाइट से हमने इनको छोड़ा है दोनों को, ठीक है, कि डिस्क को और हुप को दोनों को छोड़ा, तो हम ये देखेंगे कि वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहले जो बॉटम पे नीचे कौन पहुंचेगा बॉटम पे पहले, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें तो हम डिस्क की वेलोसिटी को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं कि हम ये अंडर रूट जो है ये अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। 3/4 पे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। अब गौर करो ये जो टर्म है आपके पास ये हुप की वेलोसिटी नहीं बन रही, तो अगर हम इसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट v हुप लिख दें, क्योंकि देखो ना इनकी वेलोसिटीज आप कंपेयर कर लो, ये चीज़ ये है। तो आपको मैंने बताया हुआ कि अगर बेटे a = b हो और b = c हो तो हम ये कह सकते हैं कि a जो है वो c के बराबर ही आता है। तो सेम चीज़ बेटे हमारे पास हो गई, लेकिन यहाँ से जो एक चीज़ हम नोटिस करते हैं वो ये है कि डिस्क की जो वेलोसिटी है वो बेटे हुप की वेलोसिटी से ज़्यादा है। वजह कि जो आपका ये आंसर है कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं स्क्वायर रूट के अंदर, रूट के अंदर, इनको अगर कैलकुलेट करो तो इस आंसर जो है वो 1 से ग्रेटर आता है। क्या आता है आंसर, 1 से
ग्रेटर आता है। तो जब 1 से बड़ा आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि डिस्क की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉटम है वहाँ पे डिस्क जो है वो पहले पहुँचेगी और हुक बाद में पहुँचेगी। तो इसी तरह इसके साथ आज का टॉपिक जो है वो एंड हो गया। उम्मीद है आपको बच्चे समझ आ गई होगी इसकी, ठीक है। तो आज हमने असल में जो काम किया बेटा, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड की कि वो क्या होती है। आज हमने क्या किया कि हमने दो डिस्क और हुक को लेके उसकी पहले दोनों की अलग से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड की। फिर हमने उन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के बाद उन दोनों की वेलोसिटीज फाइंड की और फिर उनको कंपेयर किया हमने कि वो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, या सादा सी ज़बान में कि हम डलवान से अगर दोनों को फेंके नीचे, डिस्क को और हुक को, तो दोनों में से पहले जो है वो बॉटम पे कौन पहुंचेगा। ज़ाहिर सी बात है जिसकी स्पीड ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा है, वो पहले पहुंचेगा। तो हमने ये देखा कि डिस्क जो है वो अमूमन ज़्यादा जल्दी पहुंच जाती है, ठीक है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।